Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team at Sparkle, and today is the day 22 of our pharmacology course. So in this video lecture we are going to cover the drugs for urologic disorders and the drugs which are used for anemia. तो सबसे पहले हम बात करते हैं drugs which are used for urologic disorders. तो सबसे पहले there are two common disorders, urologic disorders in males, erectile dysfunction and benign prostate hyperplasia. अब इन जो है डिसऑर्डर्स के लिए हम ड्रग्स को यूज़ कर रहे होते हैं. सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स को. इसके अलावा एल्प्रोस्टेडिल जो है वो यूज़ की जाती है. अच्छा, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे पास CGMP की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करती है. फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 एंजाइम जो होता है वो क्या करवाता है, CAMP की जो डिग्रेडेशन है वो करवाता है. तो जब हम इस एंजाइम को इनहिबिट करवा देते हैं तो CGMP की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती है और जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है. अब इसके बाद इसके अंदर एग्जांपल्स आती हैं सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टेडेलेफिल और एवेनाफिल. अच्छा, अब अगर इसकी एडवर्स इफेक्ट्स की मैं बात करूं तो ये ड्रग्स हेडेक करवाती हैं, फ्लशिंग, डिस्पेप्सिया और नीजल कंजेशन जो है इससे कॉज हो सकता है. इसके अलावा जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं ये हमारे पास जो है कलर विजन को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं, यानी कि लॉस ऑफ ब्लू एंड ग्रीन डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कलर विजन के अंदर. ठीक है. इसके अलावा अगर ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो अगर हम इन ड्रग्स के साथ जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को यूज़ करें और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट को, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं विथ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स. ठीक है. इसके अलावा अगर फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स और अल्फा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो हैं ये यूज़ की जाती हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये विथ कॉशन जो है वो यूज़ करना चाहिए. इसके बाद सेकंड ड्रग है एल्प्रोस्टेडिल. एल्प्रोस्टेडिल जो है ये PGE1 एनालॉग है. ठीक है. ये PGE1 जो है वो सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है. अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाती है. ठीक है. अब किस तरह से करवाती है कि ये CGMP का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करती है. ठीक है. इसका भी सेम मैकेनिज्म है कि CGMP के लेवल को इंक्रीज़ करती है जिससे क्या होती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है और ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज़ होता है. अब अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास हाइपोटेंशन और हेडेक करवा सकती है. इसके अलावा हीमाटोमा, इकाइमोसिस और रैशेस भी जो है वो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. इसके बाद बात करते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की. बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इज द नॉन मैलिग्नेंट इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट. इसके अंदर अल्फा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट यूज़ की जाती हैं और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स यूज़ की जाती हैं. अल्फा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है कि ये एड्रिनोसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी जिसकी वजह से जो ब्लैडर और प्रोस्टेट स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे और इसके अलावा जो यूरिन फ्लो रेट है वो इम्प्रूव होता है. इसके अंदर एग्जांपल्स हैं टेराजोसिन, टेम्सुलोसिन, एल्फिजोसिन एंड साइलोडोसिन. अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स में ये ड्रग कॉज कर सकती हैं डिजीनेस, लैक ऑफ एनर्जी, नेजल कंजेशन और इसके अलावा हेडेक, ड्राउजीनेस एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. अच्छा, ड्रग इंटरेक्शंस जो है वो इन सारी ड्रग्स के किसके साथ हैं, वेरापेमिल के साथ इनका इंटरेक्शन है, डिल्टियाज़िन के साथ इंटरेक्शन है. इसके अलावा अदर ड्रग्स हैं कार्बामेज़ेपिन, फिनाइटोइन. ठीक है. इन सब के साथ जो है इन ड्रग्स का इंटरेक्शन नोट किया गया है. अच्छा, इसके अलावा एल्फ्यूजोसिन जो है ये उन ड्रग्स के साथ हमें विद कॉशन यूज़ करना चाहिए जो ड्रग QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हूँ, क्योंकि एल्फ्यूजोसिन जो है ये भी QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है जिसकी वजह से ऐसी ड्रग्स के साथ हमें इसको विद कॉशन यूज़ करना चाहिए जिनका QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करने का इफेक्ट हो. इसके बाद हम बात करते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स की. तो इसके अंदर एग्जांपल हैं ड्यूडास्टेराइड एंड फाइनेस्टेराइड. अच्छा, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को जो है वो ब्लॉक करती हैं. 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करवाता है
इंटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अच्छा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है ये स्टिमुलेट करता है प्रोस्टेट ग्रोथ को, ठीक है। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने से क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्रोथ है वो डिक्रीज होती है, इसके अलावा जो यूरिन फ्लो है वो इम्प्रूव होता है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ये ड्रग्स जो है वो गायनेकोमेस्टिया करवाती हैं, इसके अलावा ओलिगोस्पर्मिया भी जो है इसका एडवर्स इफेक्ट है। अच्छा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी यूज की जाती हैं, जिसका हमने अभी जो है वो जिक्र किया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर। तो 5 फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो हैं वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में भी यूज़ होती हैं। इसमें यूज़ होती है इसके अंदर टेडेलाफिल, ये हमारे पास फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स की जो ड्रग्स हैं वो कंप्लीट हुई। उसके बाद हम बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ एनीमिया। एनीमिया एक बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है, स्पेशली इन फीमेल्स। एनीमिया को सिंपल उर्दू में हम कहते हैं खून की कमी होना। एनीमिया का मतलब ये है कि जब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन कम हो, नॉर्मल से जो है वो नीचे हो उसकी कंसनट्रेशन, तो उसको हम सिंपली कहते हैं दिस कंडीशन इज एनीमिया। एनीमिया की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। अब बीइंग अ फार्मासिस्ट आपको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में जो है वो नो हाउ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है और इसकी टाइप्स के बारे में जो है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट रिव्यू देखेंगे कि एनीमिया की जो टाइप्स हैं इनके अंदर क्या होता है, और मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास एनीमियाज होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, उनकी जो है वो हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि सीबीसी के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं उनको देखते हुए हम किस तरीके से एनीमिया के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नाम से ही पता चल रहा है कि एनीमिया किस वजह से हो रहा है, आयरन की कमी की वजह से हो रहा है। अब आयरन की कमी या तो बॉडी के अंदर इसलिए है कि प्रॉपर डाइटरी इनटेक नहीं है, या फिर एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हुआ है जिसकी वजह से जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अब इसके जो अगर हम स्टोरेज की बात करें तो आयरन जो है वो हमारी इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स, लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो के अंदर एज फेरेटिन जो है वो स्टोर हुआ होता है। देन ये हमारे बोन मैरो के अंदर ट्रांसफ़र होता है फॉर द हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। और किस प्रोटीन के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफेरिन के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफेरिन, ठीक है, ट्रांसफेरिन के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, आयरन जो है ये अगर हमारी बॉडी के अंदर कम है तो ये कॉज करेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स ये होंगे कि एक तो पीका की कंडीशन होती है, ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि पीका क्या होता है। दूसरा, स्पून शेप्ड नेल्स होते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि सोरनेस ऑफ माउथ होगी, ठीक है, विद द क्रैक्स ऑन कॉर्नर्स। इसके अलावा जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर विटामिन B12 या फिर फोलेट या फिर दोनों की डेफिशिएंसी होती है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यहाँ पर ड्यू टू द इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी होती है। मेगैलोब्लास्टिक के अंदर इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक होता है या फिर कोई ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर ये होता है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए बॉडी के अंदर वो नहीं होता, उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन B12 बॉडी से रीएब्जॉर्ब नहीं होता एंड दैट विल कॉज द पर्नीशियस एनीमिया। इसके बाद है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया जो है ये हमारे पास होता है ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। फिर हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर एक्सेसिव हीमोलाइसिस अगर है बॉडी के अंदर, सो दैट विल कॉज द हीमोलाइटिक एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि आरबीसी जो है वो सिकल शेप का होता है और रिजिड होता है। इसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो बोन मैरो है वो उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं होती कि वो इनफ जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सके, तो इन सारी कंडीशन से क्या होता है, एनीमिया होता है। अब सीबीसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनको हम देखते हुए एनीमिया को जो है वो आगे
आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उसके रूट कॉज को, तो उसके बारे में देख लेते हैं। एमसीवी है सबसे पहले। एमसीवी स्टैंड्स फॉर मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, एमसीएच स्टैंड्स फॉर मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी स्टैंड्स फॉर मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। इसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एमसीवी लेवल हम किस तरीके से सीबीसी के अंदर एनीमिया का कॉज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको सस्पेक्ट किया जा सकता है। तो एमसीवी जो है अगर हमारे पास हाई होता है, सो दैट्स मीन द एनीमिया इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसके अंदर आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल से बड़ा होगा। ठीक है, हाई होने की सूरत में हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज जो है वो हो सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। अगर हमारे पास एमसीवी लो है, यानी कि जो आरबीसी है वो अपने नॉर्मल साइज से छोटे हैं, सो दैट कुड बी द रीजन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, थैलीसीमिया हो सकता है, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज को हम कंसिडर करते हैं। अब एमसीवी अगर हमारे पास नॉर्मल है, यानी सेल का जो साइज है ये हमारे पास नॉर्मल है, तो ये क्या रीज़न हो सकता है इसके अंदर कि एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, कोई रियूमेटिक डिजीज़ हो सकती है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी टर्म्स भी होती हैं सीबीसी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नॉर्मल एमसीवी है तो ये हमारे पास कहलाता है नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, जिसके अंदर एमसीएचसी और एमसीवी जो है वो दोनों नॉर्मल होते हैं। इसके बाद जब हाई होता है हमारे पास एमसीवी, तो ये हमारे पास कहलाता है नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि एमसीएचसी यहाँ पर नॉर्मल होगा और एमसीवी जो है यहाँ पर हाई होगा, तो ये हमारे पास कहलाता है नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसके बाद अगर हमारे पास एमसीवी जो है वो लो है और एमसीएचसी वो भी हमारे पास लो है, तो ये कहलाता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं सीबीसी के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो एनीमिया जो है ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसकी एक एक टाइप जो है अगर आप पढ़ें तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, लेकिन हम चूँकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और हमें सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना होता है, हमें इम्पॉर्टेंट जो है वो एक रिव्यू करना होता है जस्ट। तो जो हमारे पास कॉमन एनीमियाज हैं उनकी मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये हमारे पास कॉमन डेफिशिएंसीज होती हैं एनीमिया के अंदर। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हमारे पास एक कॉमन सिम्टम होता है पीका का। पीका की कंडीशन ये वो कंडीशन होती है जब हमारे पास जो स्ट्रेंज सब्सटेंसेस हैं उनकी भूख लगती है या उनकी क्रेविंग होती है। फॉर एग्जांपल पेपर, आइस या फिर डर्ट। ठीक है, अ हंगर फॉर स्ट्रेंज सब्सटेंसेस इज नोन एज पीका। तो इसकी जो है वो हमें जो है वो साइन नज़र आती है इन द पेशेंट हु इज़ आयरन डेफिशिएंट। ठीक है, इसके अलावा जो उस पेशेंट के नेल्स होते हैं वो होते हैं स्पून शेप्ड नेल्स। ये मैं आपके साथ पिक्चर भी जो है वो शेयर करूँगी। तो लेक्चर के लास्ट में आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स शेयर होंगी, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो इसमें एक और सिम्टम होता है वो होता है सोरनेस ऑफ माउथ विथ क्रैक्स ऑन द कॉर्नर्स। ठीक है, इसके बाद विटामिन B12 की अगर किसी के अंदर डेफिशिएंसी है तो उसके जो हाथ पैर हैं वो सुन्न हो जाएंगे, या फिर उनके अंदर जो है वो टिंगलिंग एंड पिंस नीडल टाइप सेंसेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा आर्म्स और लेग्स जो हैं उनमें स्टिफनेस हो जाएगी और डिमेंशिया भी हो सकता है। तो ये जो है वो मेन सिम्टम्स होते हैं इन द एनीमिक पेशेंट। अच्छा, इसके बाद जो पेरेंट्रल हम दे रहे होते हैं आयरन, तो उसके अंदर हमें टोटल आयरन रिक्वायरमेंट जो है वो पहले कैलकुलेट करनी होती है, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 4.3 मल्टीप्लाई बाय वेट। जो भी वेट है पेशेंट का इन केजी आपको मेंशन करना होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन डेफिसिट इन ग्राम पर डेसीलीटर, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है जिससे आपके पास आयरन रिक्वायरमेंट जो है वो आ जाती है। इसके बाद फॉर्मुलेशंस की अगर बात करें तो ओरल आयरन फॉर्मुलेशंस में हमारे पास अवेलेबल होती है फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस फ्यूमरेट। पेरेंट्रल फॉर्म्स जो है वो हमारे पास हैं आयरन डेक्स्ट्रान, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट एंड आयरन सक्रोज। अच्छा, अब अगर हमारे पास आयरन पॉइजनिंग का केस है, किसी बच्चे ने जो है वो एक्सीडेंटली आयरन का इंटेक कर लिया, आयरन टेबलेट्स खा ली हैं, तो अब क्या करेंगे, इसका एंटीडोट है हमारे पास डेस्फेरियोक्सामिन एंड डेफेरिप्रोन। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटीडोट्स हैं जो हम देते हैं
इन ये हमारे पास जो है वो यूज़ होता है इन एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। और डेफेरिप्रोन जो है ये हमारे पास यूज़ होता है इन क्रॉनिक आयरन ओवरलोड, ये हमारे पास थैलीसीमिया के केस में हो सकता है। अब अगर हम आयरन की कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो आयरन के कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो जीआई डिस्टर्बेंसेस होते हैं, सच एज एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, डायरिया एंड डार्क स्टूल्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्रल आयरन फॉर्मुलेशंस अगर लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो है वो हम टेस्ट डोज जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं आयरन डेक्स्ट्रान देने से पहले, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को जो है वो आयरन दिया जा रहा है इंट्रावीनस और उसको एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसको हम विद कॉशन देंगे, क्योंकि आयरन जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, तो उसके अंदर हम उसको थोड़ा सा कॉशनली एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट की, तो अगर हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, ठीक है, तो फोलिक एसिड को जो है वो ओरली सप्लीमेंट दिया जाता है। ये प्रेगनेंसी में दिया जाता है टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पर जो फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हमारे पास डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 जो है वो सप्लीमेंट दिया जाता है। अगर डाइटरी इंटेक कम होने की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ओरल सप्लीमेंट दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया है तो फिर हम उसको पेरेंट्रली देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है उसका कॉज अननोन है, हमें नहीं पता कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो फिर हमारे पास जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो दोनों की होनी चाहिए, मीन्स के फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12, ठीक है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन फोलिक एसिड की अलोन अगर ट्रीटमेंट दी जाए तो वो ऐसा शो करता है कि जैसे ब्लड पिक्चर ऑफ एनीमिया जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाती है, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं वो हो सकते हैं ड्यू टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, वो एग्रीवेट हो सकते हैं। तो इसलिए जो है हमें अननोन कॉज के अंदर जो है फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12 दोनों जो है वो थेरेपी देनी चाहिए। इसके अलावा कॉजेज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो भी मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर दूंगी, जिसकी निमोनिक के हेल्प से जो है वो आप उसको इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर किसी पेशेंट के अंदर सिकल सेल एनीमिया है तो हम उसको हाइड्रोक्सी यूरिया की जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया के अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये बोन मैरो सप्रेशन करवा सकता है और क्यूटेनियस वेस्क्यूलाइटिस भी करवा सकता है, क्यूटेनियस वेस्क्यूलाइटिस, ठीक है। इसके बाद इरिथ्रोपोइटिन एंड डर्बोपोइटिन अल्फा, ये दोनों जो है हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं। इरिथ्रोपोइटिन बेसिकली क्या करता है, ये किडनी से सीक्रेट होता है और फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेल्प कर रहा होता है। तो अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक रेनल फेलियर है या फिर बोन मैरो सप्रेशन है ड्यू टू द ड्रग्स लाइक ज़ाइडोब्यूटीन या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, तो उसकी वजह से किसी पेशेंट के अंदर बोन मैरो सप्रेशन है तो उनके अंदर जो है वो हम इन हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारे पास आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो ये दोनों क्या हैं, ये रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन्स हैं, ठीक है, जो एनीमिया के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं इन द पेशेंट विद क्रॉनिक रेनल फेलियर एंड बोन मैरो सप्रेशन ड्यू टू ड्रग्स। इसकी हमें साइड इफेक्ट्स क्या मिलेंगे कि पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हीमेटोक्राइट की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, रेटिक्यूलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ड्रग्स हमारे पास इस कंडीशन के लिए यूज हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास थी कॉमन ड्रग्स जो यूज हो रही होती हैं फॉर एनीमिया, ठीक है। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट ये है कि आपको पढ़ना है व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया। Polycythemia is a side effect of erythropoietin which is a hematopoietic growth factor। इसके बारे में आपको पढ़ना है और एक पैराग्राफ के अंदर जस्ट आपको इसको डिफाइन करना है इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम एंड रोल नंबर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।